हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि दो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। ये था हमारा फर्स्ट वन था हमारा सिटीजनशिप। फर्स्ट वन था हमारा सिटीजनशिप और सेकंड वन था हमारा यूनियन एंड इट टेरिटरीज। अब नाउ इस वीडियो में हम जो है कि फंडामेंटल राइट को देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट का हमारा सेक्शन हो गया, प्लस उसके साथ साथ क्या है डीपीएसपी, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और साथ ही साथ में प्रियम्बल। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों क्या हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी है। मतलब इन्हीं के बेसिस पे हमारा जो है कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को डिफाइन किया गया है। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक और फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या करता है कि ये इफेक्ट करता है, इस इफेक्ट द बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुपरमेसी। जो दो कॉन्सेप्ट है हमारा, फर्स्ट वन क्या है कि पार्लियामेंट्री सोवरेन है और साथ ही साथ में क्या है जुडिशियल सुपर है। इन दोनों के बीच में जो हमारा पावर और बैलेंस है, ठीक है, इसको कौन अफेक्ट करता है, हमारा फंडामेंटल राइट अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ क्या है कि कुछ हमारे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स किस तरीके के राइट्स है, ये राइट्स है हमारे राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एक्शन वायलेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ठीक है, ओनली बट ए लीगल रिमेडी। मतलब कि इस तरीके के ये राइट्स हैं जो हमको जो है कि स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल हमारे राइट को वायलेट करता है, सपोज कीजिए राइट टू फ्रीडम, आपको किसी ने कमरे में बंद कर दिया, तो इस बेसिस पे आप जो है कि केस कर सकते हो। आपको जो है कि लीगल रेमेडी मिलेगा कोर्ट के थ्रू। आपको जो है कि कोई किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किसी प्रकार का कोई रिमेडी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट्स में। ये हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 13 है। इसको देख लेते हैं इसमें क्या है कि इसमें फंडामेंटल आर्टिकल 13 में हमारे जो है कि लॉ को डिफाइन किया गया है। और इसमें क्या है, इस प्रोविजन को ऐड किया गया था जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 नॉट अलाउ किसके अंदर किसमें, इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 24 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इस चीज को ऐड किया गया था आर्टिकल 13 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई करते हैं हम, जो आर्टिकल 368 के अंदर में लॉ नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नॉट ए लॉ, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिख रखा है, उन नोट्स को मैं पढ़ देता हूँ कि यदि यहाँ मैंने लिखा है कि जो भी अधिकार दिए गए हैं वे स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट दिए गए हैं, ठीक है। जो भी हमारा स्टेट का एक्शन होगा उसके अगेंस्ट दिए गए हैं हमको जो भी फंडामेंटल राइट्स है। यदि कोई इंडिविजुअल, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया कि यदि कोई इंडिविजुअल इनको वायलेट करता है तो ओनली लीगल रेमेडी मिलेगा आपको, ठीक है, लीगल रेमेडी मिलेगा, किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं मिलेगा। और स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और कोई कॉर्पोरेशन हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है, उसको जो है कि अगर वो जो है कि स्टेट के डिफिनेशन के अंदर में आता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि इसने केशवानंद भारती केस में क्या बोला था, चैलेंज फॉर एवराइजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था इसी केशवानंद भारती केस में। अगर कोई भी ऐसा लॉ आता है गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को एब्राइज करता है, वायलेट करता है, तो आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इस लॉ को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इस बेसिस पे कि ये हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको वायलेट कर रहा है। साथ ही साथ में आर्टिकल 30 में जो है कि कुछ और क्राइटेरिया दिए गए हैं। क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं, क्राइटेरिया फॉर द बॉडी एज ए स्टेट अंडर द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में इस चीज को डिफाइन किया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया कोई फॉलो करता है तो उसको हम स्टेट बोल सकते हैं एज, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि आर्टिकल 30 के अंदर हमारा क्या है, लॉ का भी डिफिनेशन है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या है, हमारा लॉ का भी डिफिनेशन है और साथ ही साथ में इसमें स्टेट को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। स्टेट और लॉ दोनों को डिफाइन किया गया है हमारे आर्टिकल 13 के अंदर में। तो हम देख लेते हैं कि किन किन क्राइटेरिया को कोई कॉरपोरेशन या स्टेट कुछ कोई इंस्टीट्यूशन है फॉलो करता है तो हम जो है कि उसको एज ए स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एरो बनाकर डाल रखा है कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट अंडर द आर्टिकल 13। तो पहला क्या है, इसमें क्या है कि फर्स्ट इज चीफ फंडिंग सोर्स। इसके पास कोई चीफ फंडिंग सोर्स हो, साथ ही में क्या होगा, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का उसके ऊपर कंट्रोल हो। इम्पोर्टेंट पब्लिक फंक्शन क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन, ठीक है। इसके साथ क्या है, इफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू बॉडी, इस कंडीशन में भी उसको स्टेट बोलेंगे। इसके साथ क्या है, एंजॉयज मोनोपोली
स्टेटेड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। अगर इन सभी कंडीशंस को कोई कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है तो हम उसको इसे स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइट देख लेते हैं जो हमारे ओनली जो कि सिटीजन्स को दिया गया है, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से हमारा राइट्स है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 13 ओनली क्या है, ओनली इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम जो है कि आपके जबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछ देता है कि कौन-कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट के अंदर में, जो ओनली इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। तो क्या हमारा 15 दिया गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 16 दिया गया है, 19 दिया गया है, 29 दिया गया है और 13 दिया गया है। तो इस तरीके से 15, 16, 19, 29 और 13 ये राइट्स है ओनली इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी राइट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट दिया गया है, मतलब इंडिविजुअल किसी चीज को इसको वायलेट करता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि कुछ राइट दिए गए हैं। ये कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, 15 का 2 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 24, ये राइट्स हमको दिया गया है किसके अगेंस्ट द इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल हमारे राइट को वायलेट करता है तो उससे ये राइट्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आर्टिकल 16 को देख लेते हैं। इस आर्टिकल 16 में क्या है, हमारा आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड और इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन। ठीक है, फर्स्ट वन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस। मतलब इन कंडीशंस के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी स्टेट या समथिंग में आप एम्प्लॉयमेंट या जॉब देने से मना नहीं कर सकते कि उसका कुछ रिलीजन समथिंग है, उसका रेस इस तरीके से है, उसका कास्ट इस तरीके से है, उससे सेक्स इस तरीके से है, तो हम इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को कौन हमारा नल एंड वाइड करता है, ये नल एंड वाइड करता है हमारा आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 में बोलता है कि कुछ सर्टेन बेसिस के आधार पे आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं कर सकते। और सर्टेन बेसिस क्या क्या है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया और रेसिडेंस हो गया। साथ ही साथ में जो है कि हमारा एक और इम्पोर्टेंट जो है कि अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट कौन सा है हमारा, साथ ही साथ में एक हमारा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट को देख लेते हैं, क्या हमारा 77 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1995 में आया था, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इसमें जो है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की बात की गई थी कि अगर किसी को प्रमोट करना है तो उसमें भी जो है कि रिजर्वेशन हो सकता है। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है कि इसको ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 77 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब 81 अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, ठीक है, 81st जो कि 2000 में आया था। इसमें क्या था, एंडेड द 50% सीलिंग ऑन द बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज में कोई 50% जो सीलिंग होती थी, ठीक है, उसको जो है कि खत्म कर दिया गया 81 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अगर ऑप्शंस में आते हैं तो इजीली आप एलिमिनेट कर पाओ कि 81 का रिलेशन किससे है। अब 85 देख लेते हैं। 85 में क्या है हमारा अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब जो भी हमारा है ना यहाँ पे 77, 81, 65 ये सभी के सभी किससे रिलेटेड है, हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अब जो है कि मेन आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, ये है क्या है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दो चीजों की बात की गई है। फर्स्ट वन क्या बोला गया है कि आर्टिकल 14 के अंदर में इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी होगा लॉ के आगे जो है कि इक्वल होगा, और साथ ही साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सभी को लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे। इसमें बोला गया है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड प्रिविलेज, मतलब किसी प्रकार का किसी को कोई प्रिविलेज नहीं होगा। ठीक है, कि सर्टेन आप धनी है, अमीर है, कोई गमीर है, गरीब है तो उसको प्रिविलेज नहीं होगा, कोई अमीर है तो उसको प्रिविलेज होगा। मतलब जितने भी टाइप के प्रिविलेजेस थे उनको खत्म कर दिया गया राइट टू इक्वलिटी के अंदर में। इसके साथ साथ क्या बोला गया कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो भी हमारे लॉस है उसके आगे हर पर्सन जो है कि इंडिया का इक्वल होगा। साथ ही साथ में क्या होगा, नो पर्सन इज अबव द लॉ, मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष जो है कि किसी अपने इंडिया में स्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं होगा, और लॉ के अंदर होगा। और जो लॉ एक सिंगल व्यक्ति गरीब व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेम लॉ हमारे एक सबसे जो है कि अमीर व्यक्ति के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मतलब किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई बाइस नहीं होगा। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है, इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्या था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको देख लेते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोला गया था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला गया कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ, मतलब कि
अगर सपोज कीजिए किसी ने मर्डर किया है, वो किसी गरीब ने किया है या किसी धनी ने किया है, तो उसके लिए जो भी लॉ होंगे, ठीक है, दोनों के लिए सेम होंगे। ये नहीं कि कोई कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो उसके लिए कोई लॉ डिफरेंट होगा, मतलब कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इसमें इसी चीज की बात की गई है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू सिमिलरिटी सिचुएटेड पर्सन, ठीक है, ये भी हमारा सेम बात हो गया। इसका वजह से क्या बोला गया, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, लाइक शुड बी, ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हमारा, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि एक जैसा, ठीक है, एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब इसके बाद से क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैंने कुछ नोट्स ऐड किया है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला मैंने, अमोंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल्स, मतलब कि जो भी इक्वल्स है उनके उसके बीच में लॉ भी इक्वल होगा हमारा। अब आर्टिकल 18 देख लेते हैं। आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है, बोला गया है प्रोहिबिट सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, मतलब कि आर्टिकल 18 में किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है हमारी टाइटल की, ठीक है, टाइटल की बात की गई है आर्टिकल 13 में, कि किसी प्रकार का किसी को कोई स्पेशल टाइटल नहीं दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया है, इसको देख लेते हैं। बालाजी राघवन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड, ठीक है, मतलब नेशनल अवार्ड की जो वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि थ्योरी ऑफ इक्वल डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, ये बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ में आर्टिकल 18 में क्या बोला, ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स, ठीक है, बट नोट टू यूज जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब इनको जो है कि आप सफिक्स या परफिक्स के रूप में नहीं यूज कर सकते। जैसे कि कोई भी टाइटल हो आपको, हेरिडेटरी मिला हो, सिद्धिवान हो गया समथिंग, ऐसे कुछ, मतलब कुछ इस तरीके का टाइटल हो जो कि आपको जो है कि सोसाइटी में थोड़ा सा सुपीरियोरिटी दे लोगों के बीच में, तो इस तरीके के टाइटल्स को यूज नहीं कर सकते आप। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 19 को देख लेते हैं। तो कहना है आर्टिकल 19 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, ओनली अगेंस्ट स्टेट, मतलब ये जो आर्टिकल हमारा 19 है, ओनली स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट दिया गया है, नोट टू फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है, साथ ही साथ में और लीगल पर्सन, इन लोगों को जो है कि हमारा आर्टिकल 19 ने दिया है। लीगल पर्सन कौन हो गए, डेट मीन्स कि हमारा कुछ इस तरीके के जॉब में हो गए हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, और साथ ही साथ में कुछ इस तरीके की सर्विस हो गई जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ऐसे लोगों को आर्टिकल 19 की फ्रीडम नहीं है। तो आर्टिकल 19 में मेंशन क्या है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कुछ मैंने ऐड किया यहाँ पे, ओनली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बनाया गया है, टेबल के थ्रू देख लेते हैं। आर्टिकल 19 का जो ए है, इसमें क्या है हमारा, बोला गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। और साथ ही साथ में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो 19 का ए का जो 19 का 2 है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि कब जो है कि हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो हमारा फ्रीडम राइट है, ये हमारा जो है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, जब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आएगी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आएगी, मोरलिटी ऑफ डिसेंसी की बात आएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात आएगा, साथ ही में डिफेमेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और इंसिटमेंट टू द ऑफेंसेस, अगर इन कंडीशन में आता है, ऐसे कुछ कंडीशंस आते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला राइट है, जो आर्टिकल 19 के ए के अंदर मेंशन है, ये जो क्या होगा हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसके थ्रू। इसके बाद से क्या है हमारा, इसमें कुछ मैंने ये ऐड कर रखा है, इसको पढ़ देता हूँ मैं, कि आर्टिकल 19 प्राइमरली सेफगार्ड दिस फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द इन्फ्रिंगमेंट बाय द स्टेट, ठीक है, मतलब कि स्टेट के इन्फ्रिंगमेंट से हमारे इंडिविजुअल को सेफगार्ड करता है ये। आर्टिकल 19 का बी देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ठीक है, मतलब कि आप जो है कि प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो विदाउट आर्म। इसमें भी कुछ इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, क्या हमारा जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हैं। आर्टिकल 19 का सी में क्या है, एसोसिएशन, यूनियन एंड द कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सब चीजें इसमें 19 के सी में मेंशन है। 19 के डी में क्या मेंशन है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, मतलब कि आप टेरिटरी पूरे इंडिया में फ्रीली घूम सकते हो। लेकिन कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, जहाँ इनर लाइन परमिट का कुछ ये प्रोविजंस हैं, वहाँ पे आप जो है कि फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। मतलब सबके ऊपर जितने भी आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी हमारे राइट्स हैं, इनके ऊपर हमारा जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। अब आर्टिकल 19 का ये देख लेते हैं, इसमें क्या है, रिसाइड एंड सेटल, ठीक है, रिसाइड एंड सेटल का अधिकार है हमारे इसमें अंदर। आर्टिकल 19 का जी के अंदर में क्या है, ऑक्यूपेशन, स्टेट, ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 19 के जी के अंदर में अवेलेबल है। अब इसमें कुछ नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है हमारा, आर्टिकल 19 का ए में क्या है, राइट टू प्रोपगेट वंस व्यू
व्यूज ऑफ अदर्स, ठीक है। ये हमारे किसमें 19 के अंदर में ही आता है। क्या आता है? राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू, आप अपने व्यू को प्रोपेगेट कर सकते हो और साथ ही साथ में दूसरे के व्यूज को सुन भी सकते हो, मतलब कि रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ में जो आर्टिकल 19 का डी है, इसके अंदर में क्या है हमारा? ओनली फ्रीडम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, जो कि जिसमें जो बोला गया है कि आप सेटल हो सकते हो इधर उधर जाके, जिसमें इंटरनल माइग्रेशन की बस बात की गई, ठीक है। एक्सटर्नल माइग्रेशन जो हमारा मेंशन है किसमें? आर्टिकल 21 के अंदर में आता है हमारा एक्सटर्नल माइग्रेशन। और ये जो हमारा ये डिफरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में पूछता है कि जो एक्सटर्नल माइग्रेशन है आपके किस आर्टिकल के अंदर में आता है, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 21 के अंदर में। जबकि जब इंटरनल माइग्रेशन की बात करते हैं तो ये आता है हमारा 90, जो आर्टिकल 19 का डी है उसके अंदर में। अब आर्टिकल 19 का बी देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा? इसको जो है कि 19 की बिगेन सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन असेंबली मीटिंग इफ रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर में वही कुछ मेंशन है कि अगर आपसे असेंबली मतलब पीसफुली असेंबल हो रहे हैं और मजिस्ट्रेट से परमिट लेके मतलब कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई समथिंग मतलब आपके फ्रीडम को लेके कोई पुलिस वगैरह कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ साथ हम 19 का सी सिक्स देख लेते हैं, इसमें क्या है? कवर ऑल द मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड एक्सेप्ट स्टेट मोनोपोली इमोरल एंड द डेंजरस प्रोफेशन। अब कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था? एबोलाइज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एबोलाइज किया गया था। और इसको जो है कि जनता गवर्नमेंट, ठीक है, जनता गवर्नमेंट के द्वारा एबोलाइज किया गया था, रिमूव किया गया था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है बाय जनता गवर्नमेंट रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को जनता गवर्नमेंट ने रिमूव किया था। अब आर्टिकल 19 क्या क्या इंक्लूड करता है? आर्टिकल 19 के अंदर में आता है हमारा आरटीआई, राइट नॉट टू लिसन, और इसके साथ क्या है? राइट टू साइलेंट। मतलब तीन हमारे और भी अधिकार हैं, राइट्स हैं जो हमारे आर्टिकल 19 के अंदर समाहित हैं। कौन कौन से हमारे? ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट नॉट टू लिसन, राइट टू साइलेंट। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ में राइट नॉट टू लिसन और राइट टू साइलेंट, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल 19 के अंदर में इंक्लूडेड हैं। अब जो है कि आर्टिकल 20 को देख लेते हैं हम, ठीक है। आर्टिकल 20 को देख लेते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है हमारा कि इसमें जो मेंशन है 20 का जो आई आर्टिकल, इसमें क्या मेंशन है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ओनली क्रिमिनल लॉस, ठीक है, नॉट ए सिविल लॉस। फिर क्या है? ओनली कन्विक्शन नॉट ट्रायल। उसके बाद से क्या है? ओनली इम्यूनिटी इन प्रिवेंशन डिटेंशन अंडर दिस। अब इस लॉ को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक यहाँ पे नोट ऐड किया है, इसको पढ़ देता हूँ। इट प्रोहिबिट्स द एप्लीकेशन ऑफ एक्स फैक्टो लॉज विच पनिश एन एक्ट दैट वाज नॉट इलीगल एट द टाइम इट वाज कमिट। मतलब कि ऐसा कोई एक्ट आप करते हो जो उस समय किया गया था, उस समय ये जो है कि अपराध नहीं था, तो उसको बाद में जो है कि समथिंग कोई लॉ बन जाता है तो उसके थ्रू आप उसको पनिश नहीं कर सकते। इस नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में इस चीज को मेंशन है। और इसके साथ में कुछ एग्जेप्शन है, जैसे कि क्रिमिनल लॉस हो गए, सिविल लॉस हो गए, इनको जो है कि थोड़ा इस लॉ से राइट से बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ क्या मेंशन इसमें बोला गया कि नो डबल जियोपेरिडी, मतलब कि किसी मतलब कि प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, ठीक है। मतलब कि आप दो मतलब दो आप कोई क्राइम करते हो तो उसके लिए आपको जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सजा नहीं होगा, ठीक है, दोनों के लिए एक ही सजा होगा, दोनों में इंक्लूड होगा। ओनली प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल, नॉट इन प्रोसीडिंग बिफोर द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब इसके बाद से क्या है हमारा? आर्टिकल 22 देख लेते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है? केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, एंड सेकेंड वन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ में क्या है कि एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा केस ऑफ जो ऑर्डिनरी लॉ है हमारा, ये जो है कि एनिमी एलियन जो है, साथ ही साथ में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन इन पर लागू नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्या है इसमें बोला गया है कि राइट इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कंसल्ट एंड डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, रिलीज आफ्टर 24 आवर्स। कुछ एग्जाम्पशन देख लेते हैं। इन दो सिचुएशन में ये लागू होगा, ठीक है, इन दो सिचुएशंस में ही ये दोनों लागू होगा। किन दो सिचुएशंस में? फर्स्ट वन क्या है हमारा? ओनली अगेंस्ट द क्रिमिनल और द क्वासी क्रिमिनल केसेस, नोट कवर अरेस्ट अंडर ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, नोट पेइंग इनकम टैक्स और डिपोर्टेशन ऑफ एलियन, इन पर लागू नहीं होगा हमारा। साथ ही साथ में सेकंड वन क्या है? नोट टू एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन दोनों पे जो है कि हमारा ये लॉ लागू नहीं होगा।
और साथ ही साथ में क्या है इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होते हैं अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड द एलियंस। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का हमारा लॉ है ये हमारे बोथ सिटीजन्स और एलियंस दोनों के अवेलेबल है। और इसमें क्या है ग्राउंड ऑफ डिटेंशन थ्रू फैक्ट्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन नॉट बी डिस्क्लोज अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसकी बात की गई है हमारी इस आर्टिकल में। और साथ ही साथ में क्या बोला गया है कि डिटेंशन बियॉन्ड द 3 मंथ अगर 3 महीने से ज्यादा का डिटेंशन किसी को रखना है क्या होगा अप्रूवल बाय द कॉम्पोटेट ऑफ 3%। ठीक है जो तीन हमारा एक कम्युनिटी बनाया जाएगा एक एक उसका उसमें 3% होंगे हु आर टू बी क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब कि ऐसे 3 लोगों की एक कमेटी होगी जिसमें जो कि एक लिस्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के क्वालिफाई करने के योग्य हो वो जो है कि रिकमेंड करते हैं कि हाँ इनको 3 महीने से ज्यादा का डिटेंशन रखना अनिवार्य है। तब उस व्यक्ति विशेष को हम जो है कि 3 महीने से ज्यादा के लिए डिटेंशन में रख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है हमारा पार्लियामेंट के पास क्या है कैन प्रिस्क्राइब केसेस वेयर पर्सन कैन बी डिटेन मोर देन 3 मंथ्स। पार्लियामेंट के पास पावर है। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक नोट ऐड किया है इस नोट में क्या है कि इसमें बोला गया है कि हेबियस कॉर्पस जो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होता है जो हेबियस कॉर्पस का हमारा रिट पिटीशन है ये हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लागू नहीं होता है। अब इसके बाद से आर्टिकल 23 देख लेते हैं इसमें क्या होता है प्रिजनर एंटाइटल टू गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। इस आर्टिकल 23 के अंदर में मेंशन है कि जो भी प्रिजनर्स होंगे उनको जो कि फेयर वेजेस मिलेगा। साथ ही साथ में आर्टिकल 24 को देख लेते हैं इसमें क्या हमारे चाइल्ड लेबर की बात की गई है इतना याद रखिएगा बस कि आर्टिकल 24 में क्या हमारे चाइल्ड लेबर का बात किया गया है। और आर्टिकल 25 में क्या है हमारा इसमें बात किया गया बिलीफ एंड रिचुअल्स की बात की गई है। अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ समथिंग कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ऑलरेडी मैंने एक जो है कि एक वीडियो में पूरे के पूरे पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी चीज़ों को मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है एक वीडियो में। उस वीडियो को जाके आप पॉलिटी के सेक्शन से देख सकते हैं। इसमें क्या है आर्टिकल 25 में किसकी बात की गई है कंसाइंस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। और इसको मैंने यहाँ पे एक लिख के रखा है कि आर्टिकल 25 में क्या है हमारा कंसाइंस प्रोफेस प्रोएक्टिव एंड प्रोपेगेट इन सभी चीज़ की बात की गई है। साथ ही साथ में क्या है बिलीफ एंड रिचुअल्स की बात की गई है बोथ कवर दोनों को कवर किया गया है। और साथ ही साथ में इसमें देख लेते हैं जो हमारा आर्टिकल 24 है जिसमें चाइल्ड लेबर की बात की गई इसमें क्या बोला गया है इसमें बात किया गया है 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं बच्चों को कुछ कामों में रख सकते हैं। ठीक है कुछ कामों में रख सकते हैं बाकी मैक्सिमम वर्ष हैं जिसमें जो है कि इनको प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 25 के अंदर में जो है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं मतलब इन एक्सेप्शन पे जो है कि आर्टिकल 25 के लिए आप जो कि नहीं बोल सकते कि हमको आर्टिकल 25 के अंदर में ये करने की छूट है। इसमें क्या है अगर पब्लिक ऑर्डर की बात आती है मॉरलिटी की बात आती है हेल्थ की बात आती है। साथ ही में आर्टिकल 25 का 2K में क्या है स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज स्टेट के पास पावर है कि सेक्युलर एक्टिविटीज को एक्टिवेट कर सकता है। साथ ही साथ में आर्टिकल 25 2 का बी के अंदर में क्या है थ्रो ओपन हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन टू ऑल द सेक्शंस एंड द क्लासेस हिंदूज। मतलब कि जो भी हिंदू के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको जो है कि सभी सेक्शंस के लिए ओपन करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 देख लेते हैं इसमें क्या है ये इंस्टीट्यूशन पे लागू होते हैं। साथ ही साथ में क्या बोला गया एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस इसमें इसकी बात की गई है। साथ ही में क्या बोला गया है मैनेज ओन अफेयर्स मूवेबल और रिमूवल प्रॉपर्टी का भी अधिकार है। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी का भी अधिकार है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में न्यूज था एएमयू को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर इसमें क्या बोला गया था फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 देख लेते हैं इसमें क्या है टैक्सेस कैन नॉट बी यूज टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन बट मेंटेनेंस ऑफ द ऑल रिलीजन। ठीक है अब प्रोहिबिट्स लीव ऑफ टैक्सेस नॉट फीस। आर्टिकल 29 में क्या है हमारा क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात की किसने आर्टिकल 29 में हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है। उसके बाद से क्या है हमारा आर्टिकल 13 है। ठीक है आर्टिकल 13 में क्या है इसमें बोला गया राइट टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट विद नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड। और इसमें किसकी बात की गई है ओनली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की गई है। आर्टिकल 32 देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें क्या बोला गया है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शाल नॉट सस्पेंडेड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नोट पार्लियामेंट। ठीक है दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। और उसके साथ साथ क्या है इसमें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इसमें इसमें बात की गई आर्टिकल 22 में। और इसमें क्या है ना कि जो सस्पेंड करने का जो पावर है ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है इसको आर्टिकल 359 के अंदर में।
अब कुछ रीड्स देख लेते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं रीड्स है। इसमें क्या है, पब्लिक हेबियस कॉर्पस है, इसमें क्या है पब्लिक और साथ ही साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों पे लागू होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है इशू दोनों के लिए इशू किया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या है हमारा सेकंड वन, क्या है हमारा मैंडामस है। मैंडामस क्या है, एनी पब्लिक बॉडी इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, और कोर्ट को जारी किया जा सकता है। और साथ ही साथ में किसको जारी नहीं किया जा सकता है, इसको भी देख लेते हैं ऊपर चल के हम लोग। इसमें क्या है, जो लॉफुल डिटेंशन है इसके अगेंस्ट नहीं इसको हेबियस कॉर्पस को नहीं जारी कर सकते हैं। साथ ही में क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर, डिटेंशन इज बाय द कंटेम्प्ट कोर्ट, और साथ ही में क्या है, डिटेंशन आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इन सब कंडीशन में क्या होता है कि कोर्ट जो है कि हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकता है। साथ ही साथ में मैंडेमस की बात करते हैं तो क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है कि इसको नहीं इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या है, एनफोर्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन नॉट हैविंग द स्टैट्यूटरी फोर्स, इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ में क्या है, कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन प्रेसिडेंट और गवर्नर और सीजे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट जो है कि हम मैंडामस को जो है कि इशू नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिशन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और बॉडी एक्सरसाइजिंग लीगल अथॉरिटी, इनके अगेंस्ट जो है कि हमारा प्रोहिबिशन को इशू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो है कि फिर सरसरी को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल, साथ ही साथ में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स बॉडी एक्सरसाइजिंग लीगल अथॉरिटी, इन सभी के अगेंस्ट क्या होता है हमारा सरसरी को इशू किया जा सकता है। फिर क्यूआरएंटो को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली फॉर द पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड बाय द स्टेच्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अगेंस्ट जो कि इसको जो कि ओनली इशू किया जा सकता है। और किसके अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता है, ये होता है मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिसर्स के अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता है। कुछ नोट मैंने यहाँ मेंशन किया, इसको पढ़ देता हूँ। राइट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली, क्या होता है हमारा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ये एक ऐसा रीट होता है जो कि हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है कि इशू किया जाता है। आर्टिकल 33 देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एब्रोगेट फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म ईटीसी फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस के अगेंस्ट ओनली बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा इसको किया जाएगा। साथ ही में क्या है, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस इंक्लूड्स नॉन कॉम्बैक्ट्स, नॉन कॉम्बैक्ट जैसे इंक्लूड होंगे जैसे कि चपरासी हो गए या कुक वगैरह सब कुछ आते हैं इसमें। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सक्लूड कोर्ट्स मार्शियल फ्रॉम द रिट जुरिडिक्शन, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि रिट जो है कि कोर्ट्स मार्शियल को जो है कि रिट जुरिडिक्शन से बाहर कर सकता है। इसके साथ ही साथ में क्या है हमारा, आर्टिकल 34 देख लेते हैं। इसमें क्या है, मार्शियल लॉस क्लॉज ऑफ द आइडेमिनिटी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसमें क्या है, एक्ट ऑफ द आइडेमिनिटी कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट है कि, ठीक है। इसके साथ क्या है, मार्शियल लॉ क्या है, सस्पेंडेड गवर्नमेंट प्लस ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट दोनों को सस्पेंड किया गया इसमें। आर्टिकल 35 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, इसका पावर इसके पास है। और इसके साथ साथ थोड़ा राइट टू प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, एज ए लीगल राइट, ये क्या है, इस तरीके का हमारा लीगल राइट है। और टू केसेस ऑफ कंपनसेशन क्या है, दो दो केसेस ऑफ कंपनसेशन क्या है इसमें, आर्टिकल 30 के अंदर में क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है कि कंपनसेशन मिलेगा। आर्टिकल जो है कि 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है हमारा, आर्टिकल 31 का ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ इम्यूनाइज फॉर द आर्टिकल 13 टू 19, 5 कैटेगरी के लॉ को इम्यूनाइज किया गया है। साथ ही में क्या है, नॉट इम्यूनाइज स्टेट लॉ अनलेस रिसीव एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 31 का बी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल इम्यूनाइज 31 का बी वाइडर देन 31 का बी, ठीक है, 31 का ए। इसमें क्या था कि इसमें अगर कोई लॉ है पार्लियामेंट बनाती है उसको 31 के बी के अंदर में डाल देती है तो वो जो है कि जुडिशियल जो है कि स्क्रूटनी से बच जाएगा। आर्टिकल 31 का सी देख लेते हैं जिसको 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में ऐड किया गया था। इसमें क्या था, लॉ इम्प्लीमेंटिंग 39 बी एंड सी नोट वाइड इवन इफ वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19। अगर 19 बी का बी आर्टिकल 39 का बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और 19 वाइड भी वायलेट्स भी हो रहे हैं तो भी जो है कि हमारा आर्टिकल 39 का बी और सी जो है कि वाइड नहीं होगा। इन सभी चीज़ों की बात की गई थी हमारी आर्टिकल 31 का सी के अंदर में। इस तरीके से हमने जो है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसको देख लिया। आप इसके साथ साथ जो है कि हम जो है कि अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे। नाउ हम डीपीएसपी को देख लेते हैं। इसमें क्या है ना कि कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है डीपीएसपी के मैंने उन्हीं को मेंशन किया है। बाकी आने वाले वीडियो में जो है कि हम डीपीएसपी के हर एक आर्टिकल को देखेंगे। तो इसमें जो है कि हमारा 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके थ्रू कुछ आर्टिकल्स को डीपीएसपी में ऐड किया गया था। उन आर्टिकल्स को देख लेते हैं पहले।
फर्स्ट वन आर्टिकल क्या हमारा आर्टिकल 39 को ऐड किया गया था, साथ ही में 39 का ए जो था इसको भी ऐड किया गया था, और 43 का ए ऐड किया गया था, और 48 का ए। देखते जितने भी ए वाले आर्टिकल्स हैं ना इनको ऐड किया गया था हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको जो है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मैं अब यहाँ पढ़ देता हूँ चीजों को। फर्स्ट वन क्या था हमारा आर्टिकल 39 को ऐड किया गया, इसमें क्या था, टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। किसकी बात की गई, जो कि चिल्ड्रन के हेल्थी डेवलपमेंट की बात की गई, किसके अंदर में, आर्टिकल 39 के अंदर में। इसके बाद से क्या था, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 39 के एक के अंदर में बात किया गया, किसकी बात किया गया, फ्री लीगल एड की बात की गई पुअर, और जो है कि हमारे जो है कि जो जो सोसाइटी में जो इस तरीके के लोग हैं जो जिनके पास जस्टिस को पहुंच कम है। इसके साथ क्या हमारा 43 का ये देख लेते हैं, इसमें क्या है, टू टेक ए स्टेप टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, किस में बात की गई, 43 के ए में बात किया गया। इसके बाद से क्या हमारा, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 में बात किया गया। एंड टू प्रोमोट द एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48 की ए में बात की गई। तो सभी के सभी क्या हमारा डीपीएसपी के पार्ट हैं, और इनको जो है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो है कि हमारा 1978 में हुआ था। इसके अंदर में किसको ऐड किया गया था, आर्टिकल 38 के 2 को ऐड किया गया था। इसमें क्या है हमारा, तो स्टेट साल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, and opportunities, not only among the individuals, but also among the group of peoples residing in the different areas or engaged in different vocations। ठीक है, सॉरी, इसमें इनइक्वलिटीज को मिनिमाइज करने की बात की गई, किसमें, आर्टिकल 38 के 2 में। इसके साथ साथ जो है कि 2011 में हमारा एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें 97 अमेंडमेंट एक्ट था। इसके थ्रू क्या किया गया, 43 के बी को ऐड किया गया। इसमें क्या था, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड द डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किसमें मेंशन है, 43 के बी में मेंशन है हमारे आर्टिकल के। और इसको जो है कि 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ऐड किया गया था। अब 86 अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, जिसको 2002 में लाया गया था। इसमें क्या था कि इसमें ऐड किया गया था हमारा जो आर्टिकल है 45 के कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया था। इसमें क्या था, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। कितने ईयर की बात की गई, 6 ईयर की बात की गई। अब इसके साथ ही साथ जो डीपीएसपी हमारे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारे पार्ट 4 में है, इसके साथ साथ कुछ पार्ट 4 के बाहर भी कुछ डीपीएसपी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, आर्टिकल 335 है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया, एससी एसटी क्लेम टू सर्विसेज। ये भी हमारा क्या है, डीपीएसपी का ही एक तरीके का पार्ट है, प्रोविजंस डीपीएसपी टाइप के प्रोविजंस इसमें मेंशन है। आर्टिकल 350 का है, देख लेते हैं, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, इसमें बात किया गया था। इसमें क्या है, आर्टिकल 351 में क्या बात किए गए, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात की गई हमारी आर्टिकल 351 के अंदर में। तो इस तरीके से डीपीएसपी जो हमारे आउटसाइड द पार्ट 4 है, कौन कौन से हैं, 335 है एससी एसटी क्लेम टू सर्विस, 350 का ए है इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, और इसमें क्या है 351 है, इसमें क्या बोला गया है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है कि मैंने उन चीज़ों को थोड़ा-सा और थोड़ा ब्रीफ में लिखा है। क्या आर्टिकल 385 में क्या है, एससी-एसटी क्लेम टू सर्विस है, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग 350 में, और इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। उन्हीं चीज़ों को मैंने फिर से लिख रखा है। इस तरीके से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको जो है कि डिफरेंट अमेंडमेंट के थ्रू हमारे डीपीएसपी में ऐड किया गया है, इन चीज़ों को मैंने यहाँ डीपीएसपी में देख लिया। बाकी जो डीपीएसपी का और कुछ प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जो है कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लेते हैं। इसमें क्या है, both fundamental duty and the DPSP help courts in examining the constitutional validity of law। ठीक है, किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जांचने के लिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी हेल्प करते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर क्या है, एनफोर्स बाय लॉ। ठीक है, ये लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कुछ कमी है। तो इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस किस तरीके से हम जो है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।